ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जेनेटिकली हम जो बायोरिमिडिएशन प्रोसेस है उसको एनहेंस करने के लिए किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो इंट्रिंसिक और वहाँ के जो इंट्रिंसिक ऑर्गेनिज्म है वेदर दे आर एक्वेटिक और सॉइल इनहेबिटेंट्स, तो उनको हम किस तरह से उनकी एक्टिविटी एनहेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो वी नो दैट जो हमें पता है कि जब हमारी एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिक कंपाउंड एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ के ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर दे आर बैक्टीरिया, फंजाई और अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो वहाँ पर उनकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसके मुताबिक जो है वो रिमीडिएशन करते हैं, वो बायोडिग्रेडेशन करते हैं। बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम या फ्लॉ इन दिस इज़ दैट कि ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, अब तो बहुत स्लो होता है, तो इसके लिए नीड थी कि इस प्रोसेस को किसी तरह से एनहेंस किया जाए। तो इससे पहले हमने कुछ जो है कुछ टेक्निक्स या कुछ अप्रोचेस हमने इससे पहले पढ़ी हैं, जिसमें हमने समटाइम्स ये किया कि जो ऑलरेडी वहाँ के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें हमने उनकी न्यूट्रिशन बढ़ा दी, उनको फेवरेबल कंडीशन दे दिया, तो उनकी अपनी एबिलिटीज़ जो थी वो इन्हेंस हो गई। इसके अलावा उसके अलावा हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया मिक्स कल्चर भी यूज़ किया कि भाई एक ऑर्गेनिज्म नहीं तो हम और ऑर्गेनिज्म मिक्स करके जो है रिमीडिएशन प्रोसेस एनहेंस करें। तो अब हम बात करेंगे यहाँ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हम क्या क्या अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी एनहेंस करने के लिए, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हम और क्या तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ क्लीनिंग एनवायरनमेंट बाय रिमूविंग xenobiotics to maintain a perfect balance. But in this era of industrialization, the rate of xenobiotics discharge has crossed the tolerance limit of the nature. However, there is need to find out the method to remediate xenobiotics from the environment. ठीक है, ये हमें पता है नेचर में जब हम जीनोबायोटिक्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो नेचर हैज़ अ प्रॉपर्टी एंड नेचर हैज़ अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। बट दिस लेकिन जो ये प्रॉब्लम है इसको रिमूव करने के लिए, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनको रिमीडिएट करने के लिए एक तो काफ़ी टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मतलब एक जो बैलेंस था वो टूट गया है। ठीक है, यानी अब बैलेंस जो टूट गया है उसमें हो क्या रहा है, मतलब पहले क्या हो रहा था कि जो चीज़ें बन रही थी और जो चीज़ें बायोरिमीडिएट हो रही थी वो एक बैलेंस था, लेकिन अब ये बैलेंस टूट गया है। तो उसमें क्या हुआ कि अब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है और बायोडिग्रेडेशन कम हो रही है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला। माइक्रोबियल रिमीडिएशन ऑफ xenobiotics हैज प्रूव इफेक्टिवनेस एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, बट देयर आर सेवरल लिमिटेशन इन यूजिंग माइक्रोब्स. The genetic engineering approach are used by genetic engineers to construct new strain of microbes that is called genetically engineered microorganisms that have unique characteristics compared to wild type and broad spectrum catabolic potential for bioremediation of xenobiotics. In 1970, the first gem called Superbug was constructed to degrade oil by transfer of plasmid, which could utilize a number of toxic organic chemicals
like octane, hexane, xylene, toluene, camphor and नेफ्थलीन। तो ये तो कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं होता, बट दे आर डेंजरस टू environment and polluting our environment। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया वो 1970 में बनाया गया, जिसको सुपरबग कहा गया। ये ऑर्गेनिज्म जो जिसे सुपरबग कहा जाता है, ये बनाया गया था विद द एडिशन ऑफ अ प्लाज्मिड। ठीक है, इससे पहले भी हमने पिछले टॉपिक में इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें चार प्लाज्मिड लेते हुए चार जीन्स इसके अंदर इंसर्ट की गई थी और फिर ये ऑर्गेनिज्म बना था दैट हैज़ एबिलिटी टू डिग्रेड दैट हाइड्रोकार्बन्स या these organic chemicals। चलिए आगे चलते हैं। Gems have been developed by identification and subsequent manipulation of certain genetic sequences. Gems exhibit enhanced degradation ability for wide range of xenobiotics and have potential for bioremediation from various environment sources. Designing of gems is based on the information of interaction between microbe and xenobiotic and the genetic basis of their interaction, biochemical mechanism, operon structure, molecular बायोलॉजी, इकोलॉजी, एप्लीकेशन। ठीक है, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी अच्छी तरह से स्टडी किया जाए, ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से स्टडी किया जाए, वो किस टॉक्सिक कंपाउंड को डिग्रेड कर रहा है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कितना उसको डिग्रेड कर सकेगा और उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसका क्या बायोकेमिकल मैकेनिज्म होगा, उसका ओपरॉन स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब ये सारी ये बहुत थॉरो स्टडी होती है जो कि ऑर्गेनिज्म बनाने से पहले या ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने से पहले जो है बहुत ज़रूरी है। सारी इंफॉर्मेशन या उसकी सारा डिज़ाइन जो है पहले से मालूम हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन हो उसकी। There are several approaches for construction of genetically modified organism. For bioremediation application, the first approach is the identification of organisms suitable for modification with relevant gene. फर्स्ट अप्रोच क्या होगी कि फर्स्ट अप्रोच में हमने अच्छी तरह से स्टडी करना है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर उसके अंदर जो जीन इंसर्ट की जा रही है क्या वो उसको उस जीन को क्या कहते हैं उस जीन को रेजिस्ट कर पाएगा, क्या उसकी वजह से कोई और मॉडिफिकेशन, क्या ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई अदर इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब वो उसकी जो हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये जीन इसके अंदर एंटर हो जाए तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी बढ़ाए, या अगर ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, ये बायो रिमीडिएशन नहीं कर रहा था, तो अब ये बायो रिमीडिएशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन उससे पहले हमें ये स्टडी करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने ये जीन इसके अंदर डाली तो कहीं इसके अपने ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कहीं ऑर्गेनिज्म लाइसिस की तरफ तो नहीं चला जाएगा, क्या वो उन चेंजेस को रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जीन्स हैं जिसको जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मॉडिफिकेशन वो उसके लिए ठीक है भी कि नहीं। फॉर इंस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सॉइल environment may not be able to survive in aquatic environment, therefore aquatic and microbes can be used to develop gems for bioremediation। एक चीज़ ये भी है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसकी इनहेबिटेड जो है सॉइल है, या एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट को पसंद करता है, वहाँ वो ग्रो कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, उसी इन्वायरमेंट को या उसी पोल्यूशन उसी पोल्यूटेंट उसी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए वही ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। लाइक हम सॉइल माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं
फॉर रिमीडिएशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो वो गुड होगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सॉइल पोल्यूटेंट रिमूव करने के लिए हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक माइक्रोब यूज़ नहीं कर सकते। इट्स बिकॉज बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने का आदी है, तो उसे पता है कि मुझे अपने न्यूट्रिएंट्स किस तरह से जो है लेने हैं, कैसे मैं उसको यूटिलाइज करूँगा फ्रॉम एक्वाटिक एनवायरनमेंट। लेकिन अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को, एक्वाटिक माइक्रोब को आपने जो है सॉइल रिमीडिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ और मसले हो जाएंगे उसके लिए। उसको मतलब उसको आपने और ज़्यादा मॉडिफाई करना होगा कि भाई वो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कैसे न्यूट्रिएंट्स लेगा, कैसे उनको यूटिलाइज करेगा। तो आपको उसको ज़्यादा जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर उसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफर क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म जिस इनहेबिटेट का है उसको उसी के लिए जो है वही ऑर्गेनिज्म वहाँ पोल्यूटेंट रिमूवल के लिए, डिग्रेडेशन के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, अच्छा जी, द यूज ऑफ सच ऑर्गेनिज्म अवॉइड द सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द inoculated nutrient environment, thereby reducing the cost incurred and maintenance required। ठीक है, कुछ कॉस्ट या मेंटेनेंस इफेक्टिव हो जाता है वो। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड एनाबीना स्पीशी और नोस्टॉक by insertion of lin A from this organism and FCB ABC from this organism। देखिए ये दो जीन्स ली गई, दो जीन्स ली गई, लिन A from this organism and FCB ABC जीन फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, और इनको इंसर्ट किया गया एक ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड एनाबीना स्पीशी एंड नोस्टॉक। ठीक है, इनसे ये ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलप किए गए। जीन लिन ए कंट्रोल द biodegradation of lindane, that is lambda hexachlorohexane, and FCB-ABC confer the ability of biodegradation of halobenzoate and can be used to remediate these pollutants from water sources। तो ये जो organisms थे एनाबिना एंड नॉस्टॉक, दे वर फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और उनके अंदर जो है बायोडिग्रेडेशन प्रॉपर्टी इंड्यूस करवाई गई बाय एडिंग लिन ए एंड FCB ABC जीन। सेकेंड अप्रोच पर आ जाते हैं। सेकेंड अप्रोच इज द पाथवे कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन एंड रेगुलेशन। GEMS have developed by improving the existing catabolic pathway or extend the pathway to degrade some more compounds which are not possible to degrade by using wild strain। The complete catabolic pathway may be encoded by a single microorganism or by consortium of organisms. Each each perform one or more of the stage of bioremediation xenobiotics. In this way, constructed GEMS possess the degradation capability to of different microbial community due to alteration of gene sequences, which further improve the efficiency and efficacy of catabolic pathway। अच्छा जी, दूसरी अप्रोच क्या है कि अब फॉर एग्जांपल उसके जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं या उसके अंदर ऐसी जीन्स प्रेजेंट नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेडेशन कर सके, तो उसका जो जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसके कैटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करेंगे। उसके कैटाबॉलिक पाथवे को हम ऑल्टर करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे कि पहले वो बायोडिग्रेडेशन कर रहा था एट स्लो रेट, लेकिन अब वो जो बायोडिग्रेडेशन करेगा वो मतलब एनहेंस करेगा अपनी डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन होगा वो स्लो प्रोसेस, वो एक्टिविटी स्लो होगी उसकी, जबकि जब हम उसको मॉडिफाई कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाएगा।
इस पर्पस के लिए हम कॉन्स्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने इकोलाई भी यूज़ कर लिया इसके लिए, क्लेप्सिला, सूडोमोनास, जो मिलकर, जो आपस में साथ मिलकर जो है बायोरिमीडिएशन करेंगे, ठीक है, और जीनोबायोटिक्स को डिग्रेड करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से उसकी जो कैटाबॉलिक पाथवे होगा, जो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, एफिकेसी और एफिशिएंसी उसकी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड अप्रोच में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट अप्रोच में हमने क्या किया कि जो वहीं के ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने बायोडिग्रेडेशन अगर नहीं कर रहे थे तो उनको बायोडिग्रेडेशन करवाई। सेकेंड में हमने क्या किया, उनका जो कैटाबॉलिक पाथवे था उसको एनहेंस कर दिया, हमने ऐसी जीन्स इंसर्ट करवा दी जिसकी वजह से उसकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बढ़ गई। थर्ड अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम एंजाइम स्पेसिफिसिटी या एफिनिटी उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें ये पता है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है, कोई ऑर्गेनिज्म, हम वैसे ही कोई जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि पहले एक कंपाउंड होता है, ग्लूकोज आता है, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड्स एंड एंड में जो है पायरुवेट बन जाता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक पाथवे की एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो होता है क्या है, जब ये जो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का सफ़र होता है, उसमें आपको पता है कि डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, और वो कंपाउंड उसको जो है चेंज करते हैं, ठीक है। यानी इस किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को चलाने के लिए, उसको कंटिन्यू कर रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जो कि उसको डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये होता है कि और जो है वो जो उसके और हमें ये भी पता है कि मेटाबॉलिक पाथवे के लिए हमें जब एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम जो होते हैं, ये भी पता है कि ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो जब एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा टूवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट, तो वो सिर्फ उसी जो है क्या नाम है, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, एक ही काम के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम और जो एंजाइम है उसकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज कर दें, इम्प्रूव कर दें या मॉडिफाई कर दें। पहले एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा था, अब वो एंजाइम जो है एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो एक अप्रोच ये होगी कि उसके जो एंजाइम्स हैं उसको हम मॉडिफाई कर दें। इनफैक्ट at each stage of metabolic pathway, it is mediated by enzymes that are produced by transcription and translation of specific gene. Gems have been developed by hybrid gene clusters which alter their enzymatic activity, enzyme substrate specificity. These clusters encodes the enzyme possess improved processing and improved transforming capabilities. इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इकोलाई स्ट्रेन इज genetically modified to express a hybrid gene cluster for degradation of trichloroethylene. इसके एग्जाम्पल में ई कोलाई का स्ट्रेन आ जाता है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोइथाइलिन। फिर आ जाते हैं फोर्थ अप्रोच पर। फोर्थ अप्रोच क्या है? फोर्थ अप्रोच है इज बायो प्रोसेस डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बायो एफिनिटी, बायो रिपोर्टर सेंसर एप्लीकेशन फॉर केमिकल सेंसिंग, टॉक्सिक रिडक्शन एंड पॉइंट एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई करें कि वो मॉनिटरिंग के काम आ सके,
वैसे तो मॉनिटरिंग के लिए हम बायो सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, बायो इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि मॉनिटर कर सके कि वेदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो मॉनिटर कर सकता है, वेदर यहाँ डिग्रेडेशन हो रही है या नहीं हो रही, वेदर यहाँ पर जो केमिकल टॉक्सिकेशन हुई हुई थी या यहाँ कोई पोल्यूटेंट्स थे वो कितना हद तक उन्होंने जो है काम किया और कितना जो है रिडक्शन हुई है। तो इस तरह से हम जो है जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्निक्स यूज़ करते हुए या रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मॉनिटरिंग के काम आते हैं। However, the use of However, the use of Lux gene based system has been developed that offer several advantage for monitoring by remediation process। ठीक है, इसके लिए जो है लक्स जीन सिस्टम यूज़ किया जाता है। लक्स जीन जो है एक ऐसी जीन है जो कि अगर इंसर्ट करवा दी जाए ऑर्गेनिज्म में तो उसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म में फ्लोरेसेंस आ जाती है कि वो जहाँ जहाँ जो है रिडक्शन देखता है या केमिकल पोल्यूटेंट रिडक्शन हो रही है या बायोरिमिडिएशन हो रही है तो वो ग्लो करने लगता है। तो इसके लिए हम जो है लक्स जीन्स यूज़ करते हैं। दीज आर सेवरल डेवलपमेंट इन नहीं बायोलिमिनेंस। Bioluminescence can be easily detected and do not require expensive devices, exogenous addition to of chemical or cofactor. Further, GEMS possess chemical sensors that allow the monitoring of contaminant bioactivity rather than just contaminant presence. Bioluminescence produce GEMS also help to understand the spread of microbes in polluted area and endpoint of bioremediation। यानी ये जेम्स ये जो बायोल्यूमिनेंट्स होते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमने लक्स जीन इंट्रोड्यूस करवाया उनको हम बायोल्यूमिनेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये हमें ये भी बताते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ बायोरिमीडिएशन कहाँ तक आ गया है या क्या हो गया है। ठीक है, देयर आर सेवरल अदर अप्रोचेस। ये चार कुछ मेन अप्रोचेस थी। ठीक है, इनके अलावा भी हम जो है अदर अप्रोचेस पे काम कर सकते हैं। अदर अप्रोचेस हैं या अदर टेक्निक्स या अदर टारगेट्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल डेवलपमेंट इन जेम्स which overcome the limit of using wild type microorganisms. Microbes are confined Microbes are confined to aerobic, catabolic, and co-metabolic pathway, therefore cannot be applied to anaerobic environment. Genes are developed by inserting genes, oxygenases, mm, make it possible to use them in anaerobic environment conditions. One must consider all xenobiotics present in multi-contaminated site before applying microorganism for remediation. Gems offer properties of many microbes due to insertion of genes in the single। अच्छा जी, एक अप्रोच क्या हो सकती है कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर वो ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोरिमीडिएशन आसानी से करवा रहे होते हैं, जबकि एनएरोबिक भी करवाते हैं लेकिन हम एक ये अप्रोच भी हम एक ये भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं कि जो एनएरोबिक है उसको हम एरोबिक बना दें, उसके अंदर हम ऑक्सीजनेज एंजाइम इंसर्ट करवा दें ताकि वो एनएरोबिक कंडीशन में भी जो है या एरोबिक कंडीशन में भी जो है रिमीडिएशन कंटिन्यू कर सके। One must consider all xenobiotics present in multi-contaminated site before applying organisms for remediation। ठीक है, germs offer the property of many microbes due to insertion of gene in single microorganism. Therefore, germs can be used successfully for remediation. However, it is utmost important to ensure about the risk of environment and health in using gems for remediation of pollutant. Microbes or gems which use xenobiotics as a source of
carbon, energy, or nitrogen can get nutrient and grow there. However, they may disperse in uncontrolled manner and cause adverse effect. ठीक है जी, हमें ये पता है, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जीन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन है, हमने उसको इंसर्ट करवा दिया, डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर लिए, जो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेबल नहीं थे उनको डिग्रेडेबल बना दिया। इसके अलावा हमने जो है कैटाबॉलिक पाथवे इनहेंस कर दिया, उसके अलावा हमने एंजाइम्स फैसिलिटी उसकी कर दी, बायोलिमिनेंस बना दिए हमने। हमने जो है एरोबिक थे तो उनको एनएरोबिक कंडीशन में भी ग्रो कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बना दिया कि अब वो वहाँ पर भी सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ भी रिमीडिएशन कर सकते हैं। इन सब के अलावा, इन इन सब अप्रोचेस के अलावा भी हमें उन ऑर्गेनिज्म की मॉनिटरिंग करनी होती है कि वेदर हम उसको जो है ग्रो करवा रहे हैं, इस इस ऑर्गेनिज्म, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से कहीं कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। हम तो इन्वायरमेंट को ऑल्टर करने के लिए, इन्वायरमेंट को अपनी नेचुरल कंडीशन में वापस लाने के लिए, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन कहीं इन ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कहीं इन्वायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट, गलत नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जा रहा, या कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे, वो ग्रो होते जाएंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे, इनको कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगी, ये ग्रो होते जाएंगे, लेकिन लेकिन ये अनकंट्रोल मैनर में जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होंगे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे टेक्निक्स या ऐसी हम इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करें कि इनको कंट्रोल भी किया जा सके, क्योंकि ज़्यादा तादाद में ये ग्रो हो जाएंगे तो रिमीडिएशन तो हो जाएगी, लेकिन इनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम इनको जो है ऐसे अप्रोचेस या ऐसे टेक्निक्स हम ऐसी इनके अंदर मॉडिफिकेशन करें कि उनको कंट्रोल भी किया जा सके। अब कंट्रोल करने के लिए हम किस अप्रोच पर जा सकते हैं? साइंटिस्ट हैज़ डेवलप्ड अ नोवेल स्ट्रेटेजी टू कंस्ट्रक्ट सुसाइडल जेनेटिक इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब रिसर्चर्स ने क्या किया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, जिनको अब कहा जाता है सुसाइडल जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि ये एक हद तक अपना काम करते हैं, ठीक है, फिर इनके अंदर जो सुसाइडल जीन्स इंसर्ट की जाती हैं, वो सुसाइडल जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, जब उन्होंने रिमीडिएशन कर दी, जब उन्होंने जो है बायोडिग्रेडेशन करवा दी, एट दैट टाइम जब उनकी फुल कैपेसिटी हो गई, जो उन्होंने काम करना था वो सब काम हो गया, उसके बाद वो आते हैं सुसाइडल जीन की तरफ, और फिर वो खुद ब खुद ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे ही वो जीन एक्टिवेट होती है, ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद जो है लाइसिस की तरफ चला जाता है और ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड नोवेल स्ट्रेटजी टू कंस्ट्रक्ट सुसाइडल जेनेटिक इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by exploring antisense RNA regulated plasmid addiction, protic plasmid addiction and inducible degradative operon of bacteria। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं उनको, जिनको यूज़ करते हुए जो है रिसर्चर्स ने सुसाइडल जेनेटिक इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए। टू डिज़ाइन अ नोवेल suicidal genetic engineered microorganism is based on the knowledge of killer anti-killer genes that makes microbes susceptible to program cell death and degradation of xenobiotic after degradation, after remediation, organism की जो है programmed cell death हो जाएगी। This technique help the removal of microbes after remediation by their autolysis, therefore reducing the risk to human beings and environment। ठीक है, एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऑफ जेम्स
based remediation of xenobiotics is in forefront due to eco-friendly and human-friendly approaches. However, information on gene is very limited, which limit the development of gems. ठीक है, gems या genetically modified organisms हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं रिमीडिएशन के लिए, बिकॉज नंबर वन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, माइक्रोब्स भी हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है काम कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इन ऑर्गेनिजम्स को जो है डेवलप करना इतना आसान नहीं होता, और ये ज़्यादा डेवलप ये इसके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो एक ये ड्रॉबैक हो गया उसका। सेकंड मेन ऑब्स्टिकल इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जेम इज़ द रेगुलेटरी अफेयर एंड हैजर्ड एसोसिएटेड विद दैम। हाउएवर द प्रॉब्लम मे बी टैकल्ड बाय डेवलपिंग सुसाइडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म इन फ्यूचर इन इट। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये हैजर्डियस भी हो सकता है, ज़्यादा ग्रो हो गया, इसकी कंट्रोल ग्रोथ कंट्रोल नहीं हुई, तो वो जो है हेल्थ इश्यूज या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को और बढ़ा सकता है। तो उसके लिए वैसे तो सुसाइडल जेनेटिक इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा सकते हैं। This will be most effective technology if information on bioremediation tool and their genome and chemical mechanism work out. This will allow application of gems in field which is present limited to laboratory experiments.